हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एमपी सुपर क्लासेस। आज हम लोग मध्य प्रदेश के क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान में पार्ट 7 देख लेते हैं। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, इसका फर्स्ट भाग मैंने बना दिया है और सेकेंड भाग देख लेते हैं। क्योंकि फर्स्ट भाग बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने सेकेंड पार्ट बनाया है। अगर अभी तक आप लोगों ने पहला भाग नहीं देखा है तो ऊपर बटन में लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। आइए हम लोग सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में हमें जो है कि भूमिगत जल के कार्य के बारे में हमें देखना है। धरातल पर बरसने वाले वर्षा जल का कुछ अंश पर्वत शिखरों पर बर्फ के रूप में जमा जाता है, कुछ वायुमंडल में वाष्प बनकर उड़ जाता है, कुछ नदी नालों में बहकर समुद्र में चला जाता है और कुछ जल इसका भूमि में चला जाता है। भूमि में एकत्र होकर बहने वाला जल भूमिगत जल कहलाता है। प्यारे बच्चों, जब हमारा वर्षा होता है तो जानते हैं कुछ बर्फ में क्या होता है, जम जाता है ऊपर, और कुछ जो कि कहाँ चला जाएगा, जमीन में जिसका अंदर चला जाता है, और कुछ बहकर नदी नालों के साथ साथ कहाँ चला जाता है, समुद्र में चला जाता है। और जो रीस का हमारे ज़मीन के अंदर चला जाता है दरारों से होते हुए, यहाँ से ऐसे इंद्रास होते हुए जब जमीन के अंदर जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं। नदियों, झीलों और समुद्र का भी कुछ जब भूमिगत के अंदर इसका पहुंच जाता है। देखिए, नदियों, झीलों, समुद्र का भी जल जो है कि इसका कहाँ चला जाता है, जमीन के अंदर धीरे धीरे पहुंच जाता है। हम इम्पोर्टेंट बात देते हैं, वर्षा का जल और हिम से पिघल जब वो जिसका जमीन के अंदर एकत्रित हो जाता है तब वह भूमिगत जल कहलाता है। देखिए, वर्षा का जल, बर्फ वाला जो पिघलता है जल, जब वह रिस का हमारे भूमि के अंदर चला जाता है, एकत्रित हो जाता है, तो हमारा क्या कहलाता है, वह भूमिगत जल कहलाता है, मतलब भूमि के अंदर का जल कहलाता है। ऐसी चट्टानें जिनमें से जल आसानी से प्रवेश कर जाता है, अपारगम्य चट्टान, तथा जिन चट्टानों में जल प्रवेश नहीं कर पाता उसे अपारगम्य चट्टानें कहलाती हैं। देखिए प्यारे बच्चों, ऐसी चट्टानें जिनसे होकर जब भूमि के अंदर प्रवेश कर जाता है वो क्या कहलाता है, हमारा पारगम चट्टान कहलाता है। कौन सी चट्टान कहलाएगा, पारगम चट्टान कहलाएगा। ऐसा चट्टान जिससे होगा अगर जल हमारा अंदर नहीं जा पा रहा है तो क्या कहलाएगा, और पारगम चट्टाने कहलाता है। हम आगे देखते हैं, भूगर्भ स्थित जल भी ढलान की ओर प्रवाहित होने लगता है। देखिए, जो जमीन के अंदर जल जाता है वो किधर प्रवाहित होता है, ऊंचाई की तरफ नहीं बल्कि ढलान की ओर प्रवाहित होता है। हम लोग आगे देख लेते हैं, भूमि में एकत्रित जल की मात्रा सर्वत्र एक समान नहीं होती। भूमिगत जल का मुख्य कार्य धरातल के नीचे भूगर्भ में संपन्न होता है। देखिए, भूगर्भ मतलब हमारे जमीन के अंदर एकत्रित जल की मात्रा सदैव एक जैसा नहीं होता, कभी कम तो कभी ज़्यादा होता है। कुछ अंशों में धरातल के ऊपर की स्थलाकृतियों में भी भूमिगत जल प्रकट होता है, और कुछ जगह जो कि स्थलाकृति ऊपर भी हमारा भूमिगत जल प्रकट होता है, जैसे झरना, पाताल, तोड़ कुआं, गीजर, ऐसी ही स्थलाकृतियाँ हैं। भूमिगत जल को धारण करने वाली चट्टानों को संतृप्त चट्टान कहते हैं। देखिए, यहाँ ये चट्टान है, यहाँ से पानी रिसका आया और इसको यहाँ तक रोके रहा, ये हमारा क्या हो गया, संतृप्त चट्टान हो गया। भूमिगत जल का वह तल जिसके नीचे चट्टानें जल से पूरी तरह भरी रहती है भूमिगत जल स्तर कहलाता है। ये जहाँ तक भरा हुआ है ये चट्टानें, ये सब जमीन के अंदर चट्टानें हैं, ये हमारा क्या कहलाएगा, भूमिगत स्तर कहलाएगा। यहाँ तक तो भूमिगत स्तर कहलाएगा। देखिए, ये है हमारा, ये अपारगम चट्टानें हैं जिससे होकर पृथ्वी के नीचे जो कि जल नहीं जा पाता। ये पारगम चट्टानें हैं जिसमें होकर जल नीचे चला जाता है। और देखिए, इसमें छेद करके या दरार से ये पाताल को कुआं बनाया है, इससे में क्या होगा, पानी वर्षा का इकट्ठा होगा और यहाँ से धीरे धीरे यहाँ चला जाएगा। जब वर्षा का पानी इकट्ठा हो रहा है यहाँ से बहते हुए धीरे धीरे दरार के कारण इस चट्टान से होते हुए यहाँ चला रहा है। देखिए, ये हमारा भूमिगत जल के अंदर है,
ये दरार से होते हुए जल के यहाँ ऊपर अपने आप बाहर गिर रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, गीजर कहते हैं। ये गर्म जल है, ऊपर की ओर बाहर निकल रहा है। हम लोग आगे देख लेते हैं। भूमिगत जल भी तल संतुलन का एक कारक है। हमारा भूमिगत जल भी हमारे स्थल को क्या करता है, संतुलित करता है। इसके अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण कार्यों से अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इनके भी अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण से भी अनेक स्थलाकृतियाँ बनती हैं। भूमिगत जल का अपना कार्य विशेष रूप से चूना प्रदेश में संपन्न होता है। ये कहाँ अधिक भूमिका निभाती है, चूना प्रदेशों में अधिक भूमिका निभाती है। चूना पत्थर से निर्मित स्थलाकृतियों को कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। चूना पत्थर से निर्मित स्थलाकृतियों को हम कहते हैं कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। चूने का पत्थर एक ऐसी चट्टान है जो वर्षा के जल में शीघ्रता से घुल जाता है। देखिए चूने का पत्थर अब देखते वक्त चूना जो कि क्या है, पानी में आसानी से घुल जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है। चूने में क्या मिला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। वो वर्षा जल ऊपरी धरातल से चूने की चट्टानों में होकर भूमि के नीचे धाराओं में के रूप में बहने लगता है। और ये चूना पत्थर क्या करता है, नीचे भूमि के अंदर धाराओं में बहने लगता है। जिन चट्टानों में यह धरातली भूमि जल में प्रवेश कर बहता है, वहाँ चट्टानों में अपर्दन का कार्य संपन्न होता है। और ये चूना जहाँ जहाँ बहेगा उसमें क्या होगा, चूना का वजह उसमें अपर्दन स्टार्ट हो जाएगा। भूमिगत जल द्वारा बनाए गए अपर्दन को दो भागों में विभक्त किया जाता है। ये अपर्दन द्वारा दो भागों में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, विभक्त कर सकते हैं। एक धरातल के ऊपरी और दूसरा धरातल के नीचे का स्थलाकृति है। एक धरातल के ऊपर और दूसरा धरातल के नीचे का। हम लोग आगे देख लेते हैं। इसमें हम लोग घोल रंध्र देख लेते हैं। जल में घुलन क्रिया के कारण चूने की चट्टाने में बनी दरारें बड़ी होने पर घोल रंध्र का रूप धारण कर लेता है। देखिए जब चूना पानी में घुला हुआ है तो चट्टाने में जब बड़े बड़े दरारें बन जाती है, हम लोग उसे क्या कहते हैं, घोल रंध्र का रूप उसको धारण कर लेती है। भारत के मेघालय प्रदेश में ऐसे अनेक घोल रंध्र के कारण सड़कें और रेल मार्ग बनाने में कठिनाइयाँ आती हैं। भारत में मेघालय में इस तरह से घोल रंध्र पाए जाते हैं। अब हम लोग विलय रंध्र देख लेते हैं। घोल रंध्रों के नीचे लंबी नालियों को विलय रंध्र कहते हैं। और घोल रंध्र के नीचे जो है कि लंबी नालियों को हम लोग क्या कहते हैं, विलय रंध्र कहते हैं। ऐसी रंध्रें भूमिगत मार्गों द्वारा बड़ी बड़ी कंदराओं से जुड़ जाती हैं और ये धीरे धीरे बड़े बड़े कंदराओं से जुड़ जाते हैं। कंदराएँ देख लेते हैं। घुलन क्रिया द्वारा धरातल के नीचे की गुफाएं कंदराएँ कहलाती हैं। और घुलन जैसे कोई चट्टान घुल रहा है और धीरे वो क्या कर गुफाओं का निर्माण कर देती हैं पत्थर गला के, वो लोग क्या कराती है, कंदराएँ कराती हैं। ऐसी कंदराएँ बस्तर जिले में तथा हिमालय की तलहटियों में पाई जाती हैं। ये कहाँ पाई जाती है, बस्तर जिले में हिमालय की तलहटियों में पाई जाती है। हम लोग निक्षेपण देख लेते हैं। निक्षेपण कंदराओं में निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियाँ आकाशीय स्तंभ और पाताली स्तंभ है। हम लोग आगे देखते हैं पवन के कार्य। तल संतुलन के कार्य के रूप में पवन मरुस्थलीय प्रदेशों में अधिक सक्रिय होती है। पहले बच्चों पवन के स्थल मताकृतियों के निर्माण में ये कहाँ सबसे अधिक सक्रिय भूमिका निभाता है, मरुस्थलीय, जहाँ पे बालू पाया जाता है। मरुस्थलीय प्रदेशों में ये स्थल आकृति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन क्षेत्रों में पवन को अपने कार्य विघ्न संपन्न करने में के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं। देखिए इन क्षेत्रों में पवन को कार्य करने के लिए वे सभी क्रियाएं अनुकूल होती है। मरुस्थलीय प्रदेशों में वर्षा की कमी, उच्च तापमान, तेज हवाएं, वनस्पति का अभाव ऐसी अनुकूल दशाएं हैं। देखिए मरुस्थलीय प्रदेश में क्या क्या है, वहाँ वर्षा कम होती है, उच्च तापमान होता है, तेज हवाएं चलती है, वनस्पति का अभाव होता है। ऐसी ही जो कि दशाएं या ऐसी ही परिस्थितियाँ जो कि पवन के लिए स्थलाकृतियों निर्माण करने में क्या होती है, सहायक होती है। इन प्रदेशों में तापमान की अधिकता से खुली चट्टानें दिन में गर्म होकर फैलती है तथा रात के तापमान में अत्यधिक
ठंड गिरने के कारण ठंडियों को सिकुड़ने लगती है। देखिए इन मरुस्थलीय प्रदेशों में जो कि क्या होता है, गर्मी में अधिक दिन में अधिक गर्मी रहेगा तो क्या करेंगे, वो चट्टानें फैल जाती है और रात में अत्यधिक ठंड होने के कारण वो चट्टानें सिकुड़ जाती है। फैलने और सिकुड़ने से चट्टानें टूटती है। जब ये चट्टानें फैलती है और टूटती है तो इसमें क्या है, धीरे धीरे दरार आएगी, दरार आने से चट्टानें टूट जाती है। अंत में छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाती है और क्या होगा, छोटे छोटे कणों में ये लोग टूट कर बिखर जाएंगे। यह क्रिया अपक्षय द्वारा संपन्न होती है। यह क्रिया किसके द्वारा संपन्न होता है, हमारा अपक्षय के कारण संपन्न होता है। हम लोग अपर्दन देख लेते हैं। अपर्दन मरुस्थलीय भागों में पवन वेगमान होता है। देखिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में हमारा पवन क्या थोड़ा तेज चलता है। वह अपने साथ कंकड़ों और बालू कणों को दूर तक उड़ा ले जाता है तथा वह अपने साथ कंकड़ों और बालू को भी लेकर चला जाता है। पवन के साथ उड़ते उड़ते हुए ये कण आपस में एक दूसरे से घर्षण करते हैं तथा सम्मुख चट्टानों से टकराते हुए उसे खोसते हैं। देखिए जब हवा के साथ ये कण जाते हैं तो ये आपस में भी क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते हैं और इसके साथ साथ जो रास्ते में चट्टानें आ रही है उसको भी वो क्या करते हैं, खोसते हैं। अपदन का यह कार्य घर्षण, संघर्षण तथा अपवाहन के रूप में संपन्न होता है। हम अपवाहन देख लेते हैं। चट्टान कणों को उड़ाकर ले जाने की क्रिया है। अपवाहन किसे कहते हैं, चट्टान का कण टूटकर बिखर गया है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़ा कर ले जाएगा, वो क्या कौन सा क्रिया कहलाएगा, अपवाहन कहलाएगा। संघर्षण देख लेते हैं। पवन में उड़ते कणों का परस्पर टकराने हुए विखंडित होना। देखिए हवा के साथ बहुत सारे छोटे छोटे कण उड़ रहे हैं, वे आपस में टकरा क्या होंगे, विखंडित होंगे। हम लोग उसे क्या कहते हैं, सन्निघर्षण कहते हैं, मतलब आपस में घर्षण भी उत्पन्न करते हैं। अब घर्षण हम लोग देख लेते हैं। अब घर्षण रेत कणों से युक्त पवन द्वारा चट्टानों को रगड़ रगड़ कर घिसने की क्रिया है। अब ये पवन वेग ऐसे आया हुआ है, हम लोग तो क्या वो आपस में क्या हो रहे हैं, घिस रहे हैं, रगड़ कर घिस रहे हैं। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अब घर्षण कहते हैं। अब पवन अपवर्दन के कार्य प्रभावित होते हैं। कौन सा कार्य होता है, पवन की गति से। ये पवन की गति से होता है। कणों के आकार, मात्रा और ऊंचाई से, चट्टानों की संरचना व बनावट से तथा जलवायु से। ये चार कारक अपवर्दन के लिए प्रभावित होते हैं। कौन सा, पवन की गति से, कणों के आकार, मात्रा और ऊंचाई से, चट्टानों की संरचना व बनावट से तथा जलवायु से। ये छत्रक उड़ रहा है। प्रायः गर्मी के दिनों में ऐसा दिखाई देता है हमें, हमारे तरफ भी आता है, जो गोल गोल हवाएं होती हैं और क्या कहते हैं, छोटे छोटे कणों को आपस में घुमाकर ऊपर ले जाती है, बहुत ऊपर ले जाती है हवा में घुमाते हुए। इसी तरह देखिए घूम रहा है, घुमाते हुए ऊपर ले जाती है, ऊपर ले आकर उसको क्या कहते हैं, फिर छोड़ देती है। तो उसमें क्या होता है, घर्षण होता है, घर्षण के कारण वे आपस में टूटते रहते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। निक्षेपण, हम लोग निक्षेपण देख लेते हैं। अपवर्दित पदार्थों को पवन अपने साथ परिवहन द्वारा दूर तक उड़ा ले जाती है। देखिए और जो छोटे छोटे कण होते हैं, अपवर्दित पदार्थ होते हैं, उससे क्या कहते हैं, हवा अपने साथ कहाँ बहुत दूर तक लेके चली जाती है। जैसे ही पवन वेग कम होता है, देखिए, और जैसे ही पवन का मतलब गति थोड़ा धीमा होता है या कोई अवरोध पर, मतलब कोई पहाड़ी आ गया, निक्षेपण प्रारंभ होता है, वहाँ वो सब कण क्या होते हैं, निक्षेपण रूप में इकट्ठा होना प्रारंभ हो जाते हैं। निक्षेपण से बालू की टीलें, बरखान तथा लोएस अस्तर आकृतियाँ का निर्माण होता है। निक्षेपण से क्या होगा, बालू के टीले बन जाएंगे। देखिए बालू के टीले हैं, यहाँ पवन वेग थोड़ा सा धीमा हुआ और यहाँ आकर बालू इकट्ठा कर दिया। अब बरखान, लोएस अस्तर आकृतियाँ का निर्माण करते हैं। बालू के टीले हम लोग देखते हैं। बालू मिश्रित पवन के मार्ग में अवरोध आने पर बालू के ढेर टीले के रूप में निर्मित होते हैं। देखिए वायु बह रहा है, अपने साथ बालू छोटे छोटे कंकड़ लेकर, और तो रास्ते में थोड़ा सा भी अवरोध है तो वहाँ छोटे छोटे कण क्या होते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं और बालू के टीले का निर्माण कर देते हैं। ये अर्धचंद्राकार टीले होते हैं। देखिए ये अर्धचंद्राकार है, जहाँ सदैव एक ही दिशा से हवा बहती है, ये वहीं बनते हैं। जहाँ एक ही दिशा से हवा बहेगी वे इसी जगह
बनते हैं। हम लोग आगे देखे थे लोएस अत्यंत महीन बालू मृदा के साथ बहुत दूर जाकर जमा होती है। इस तरह जिस मैदान की रचना होती है उसे लोएस कहते हैं। चीन का लोएस का मैदान इसका अच्छा उदाहरण है। देखिए, हवा के द्वारा बालू के बहुत अत्यंत छोटे कण मृदा के साथ जो कि बहुत दूर तक उड़ जाते हैं और मृदा के साथ मिलकर लोएस का निर्माण करते हैं। हम लोग उसे क्या कहते हैं? लोएस कहते हैं। हम आगे देखते हैं समुद्री लहरों के कार्य। हमारा अगला बचा हुआ है समुद्री लहरों के कारण। समुद्र का जल कभी शांत नहीं रहता। आप लोग भी देखे होंगे समुद्र में हमेशा लहरा आता रहता है। किसके कारण आता है? हवाओं के कारण आता है। वह लहरें धाराएं और ज्वाला भाटा के रूप में सदैव गतिशील रहता है। वह जो कि लहरें धाराएं और ज्वाला भाटा के रूप में हमेशा गतिशील रहता है। इसके निरंतर प्रभाव से तटीय भागों में अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती रहती हैं। देखिए, जब ये लहर धाराएं ज्वाला भाटा आती है तो उनके तटीय क्षेत्र में हमेशा स्थलाकृतियों का निर्माण बनता रहता है। तटीय प्रदेशों में समुद्री लहरें तथा तल संतुलन का प्रभावी कारक है। देखिए, तटीय प्रदेशों में समुद्री लहरें जो कि तल संतुलन के लिए भी एक प्रभावी कारक है। लहरें समुद्री तट पर अपरदन मतलब कटे हुए पदार्थों को बहाकर ले जाने, परिवहन तथा उसे किसी तट पर जमा करने, निक्षेपों का कार्य संपन्न करती हैं। ये लहरें जब प्यारे बच्चों क्या करती हैं? किसी तट को काट देंगे, उसका अपरदन कर देंगे मिट्टी का, फिर उसे बहाकर कहीं और ले जाएंगे, उसका परिवहन करेंगे और कहीं और ले जाकर किसी तट पर क्या कर देंगे? उसे जमा कर देंगे, तो उसका क्या कर देगा? निक्षेपों का कार्य कर देंगे। अब लोग अपरदन देख लेते हैं। समुद्र की शक्तिशाली लहरें निरंतर तटीय भागों पर स्थित कठोर चट्टानों पर प्रहार करती रहती है। अपरदन के इस कार्य में चट्टानों के छोटे छोटे नुकीले टुकड़े तथा बालू के कण लहरों के साथ औजार का कार्य करते हैं। इनके कारण चट्टानों के अपरदन से समुद्री भृगु, समुद्री गुफाएं, स्तंभ आदि स्थलाकृतियों का निर्माण होती हैं। ये जब आपस में टकराती समुद्र की लहरें आकर किससे? चट्टानों से, तो छोटे छोटे चट्टान जो कि टूटकर बिखरने लगते हैं और इससे समुद्री गुफाएं, मेहराबे, स्तंभ का निर्माण होता है। हम लोग परिवहन देखते हैं किस तरह से परिवहन करते हैं। लहरें अपने साथ बालू कणों और चट्टानों को टुकड़ों को बहाकर लाती भी है और विखंडित टुकड़ों को ले भी जाती है। अब हम लोग अगर निक्षेपण देख लेते हैं। समुद्र की लहरें अपेक्षाकृत सपाट और समतल तटों पर निक्षेपों का कार्य संपन्न करती हैं। समुद्र की लहरें कहाँ पर ये मिट्टी का रखने का काम करती हैं? सपाट और समतल तलों पे। इसके परिणाम स्वरूप तटों पर अनेक स्थलाकृतियों की रचना होती है, जैसे पुलिन, रोधका, लैगून। मिट्टी रखती है वहाँ गाछती, तो कैसे संरचना स्टार्ट बनती है? पुलिन बीच बनता है, लोग आम भाषा में बीच पर जाता है घूमने के लिए। रोधिका, लैगून इत्यादि बनता है। और हम लोग पुलिन देख लेते हैं। समुद्री लहरें अपरदित पदार्थों को तट के निकट उथले समुद्र में जमा करती है। कुछ समय बाद वह डूबा हुआ क्षेत्र निक्षेपण होते रहने से वह बराह पकड़ जाता है। कंकड़, बालू, बजरी का एक समतल सा तटीय मैदान बन जाता है, जिससे पुलिन कहते हैं। मुंबई में चौपाटी, चेन्नई में मरीना, गोवा तथा केरल के तटों पर अनेक पुलिन पाए जाते हैं। पुलिन को बीच भी कहा जाता है। देखिए, समुद्र के बीचों बीच क्या करते हैं ये लोग? पानी इकट्ठा कर, देखिए यहाँ है, यहाँ पे धीरे 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 मिट्टी, कंकड़, बालू इकट्ठा हो रहा है और इसके चारों तरफ मिट्टी कटा हुआ है। यहाँ से ऐसे ये बीच में समुद्र का पानी हो जाएगा, ये हमारा यहाँ मिट्टी हो जाएगा, कंकड़ हो जाएगा और स्थल बन जाएगा। एक तरह से हमारा क्या हो जाएगा? बीच हो जाएगा। और हम लोग रोधिका देख लेते हैं। कहीं कहीं तट के समांतर बालू कंकड़ से निष्पेक्षित लंबी पट्टी बन जाती है। इसका एक सिरा तट से जुड़ा रहता है, दूसरा मुंह तट के समांतर दूर तक चला जाता है, मानो कोई अवरोध बना हो।
ऐसी आकृति को रोधिका कहते हैं। जैसे ये हमारा समुद्र है और यहाँ से ऐसे मिट्टी धीरे धीरे जमा होता है तो एक तरह से इस तरह से बन जाती है। तो हमारा जैसे ये क्या होगा, एक रोधिका काम करता है। हम आगे देख लेते हैं लैगून। कभी कभी समुद्री लहरों द्वारा विक्षेपण से रोधिका के दोनों छोर एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। देखिए ये है ऐसे, और धीरे धीरे क्या होगा, ये आपस में ऐसे 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 बनते 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 ऐसे ऐसे ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये हम लोग क्या कहते हैं, लैगून कहते हैं। अब हम देख लेते हैं मृदा का निर्माण, कटान एवं संरक्षण। मृदा का निर्माण, कटान एवं संरक्षण देख लेते हैं। मृदा जैव तथा अजैव पदार्थों से बनी एक परिवर्तनशील और उत्पादक पतली परत है। मृदा क्या है हमारी, जैव अजैव पदार्थों के विघटन से बनी परिवर्तनशील उर्वरक एक पतली परत होती है जो भूपृष्ठ को ढके रहती है, जो हमारे पृथ्वी की ऊपरी सतह को ढके रहती है। मृदा की परत वनस्पति के आवरण को बनाए रखने में मदद करती है। ये वनस्पति के आवरण को भी क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, इसको रहने के लिए जो कि खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराती है। मानव जीवन और प्राचीन सभ्यताओं के विकास में मृदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देखिए मृदा के कारण ही लोग खेती करते हैं, पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करते हैं, घास उगाते हैं। अगर मृदा नहीं रहेगा तो ये काम नहीं हो पाएगा। हम लोग देख लेते हैं मृदा निर्माण के प्रमुख कारण। मृदा का निर्माण के प्रमुख कारण, मतलब मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है। चट्टानों के अपक्षय और अपरदन की क्रिया द्वारा मृदा का निर्माण होता है। देखिए बड़े बड़े चट्टानों का अपक्षय होता है और अपरदन होता है तो क्या होता है, मृदा का निर्माण होता है। मृदा निर्माण में सहायक कारकों में प्रमुख मूल चट्टानें, धरातली बनावट, जलवायु, समय एवं वनस्पति एवं जीव जंतु है। हम लोग देख लेते हैं मूल चट्टानें किसे कहते हैं। मूल चट्टानों से मिट्टी कैसे बनती है हम लोग देख लेते हैं। ये चट्टानें विभिन्न खनिजों के मूल पदार्थों से निर्मित होती हैं। मूल चट्टानें भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा गठित होती हैं जिससे मृदा के अजैव खनिज कणों का निर्माण होता है। मूल चट्टान ही मृदा निर्माण में सहायक संगठन, रंग, बनावट, खनिज अंश तथा उर्वरता को प्रभावित करने वाले सहायक होती है। हम देख लेते हैं धरातली स्वरूप। मृदा निर्माण में सहायक होने वाली क्रियाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धरातली बनावट से प्रभावित होती है। तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में भूमि में पानी का रिसाव कम होने से मृदा का निर्माण प्रक्रिया धीमी होती है क्योंकि पानी तेजी से बह जाता है। इसके विपरीत मंद ढाल वाले क्षेत्रों में जल बहाव गति धीमी होती है जिससे जल का दौरा मृदा का निर्माण का कार्य अधिक होता है। देखिए धरातल का स्वरूप में हम लोग, जैसे हमारा धरातल है, यहाँ ऊंचा है और यहाँ से पानी का ढलान बहुत तेज है तो मिट्टी को धीरे धीरे काटेगा, काटते हुए यहाँ जैसे इसका ढलान जो कि कम होगा यहाँ पे मृदा का निर्माण करना चालू कर देगा और फिर धीरे धीरे यहाँ मिट्टी हमारा जमना चालू हो जाएगा। और ये मृदा जो कि मैदानी भागों का निर्माण करती हैं, इससे क्या होती है, बहुत उपजाऊ होती हैं। समय हम लोग देख लेते हैं। मृदा के निर्माण में भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं बहुत लंबे समय तक कार्य करती हैं, इसलिए मृदा का निर्माण बहुत ही लंबा समय लगता है। देखिए ये मृदा के निर्माण में जो चट्टानों पर हमारे भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रियाएं होती हैं बहुत धीमे गति से होती है तथा इसके निर्माण में बहुत लंबी अवधि लगता है। इसलिए इनका निर्माण, मिट्टी का निर्माण क्या होता है, बहुत ही लंबे समय से होता है। और हम जलवायु देखते हैं। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में जलवायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है। देखिए मृदा निर्माण में हमारा जलवायु भी सबसे महत्वपूर्ण कारक है। हमारा जलवायु भी जो कि मृदा निर्माण में सहायक होता है, जो स्वतंत्र रूप से काम करता है। वास्तव में मृदा निर्माण चट्टानी मूल पदार्थों जैसे निष्क्रिय घटक तथा जलवायु जैसे सक्रिय घटक की परस्पर क्रियाओं प्रतिक्रियाओं द्वारा होता है। जलवायु जैविक प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। देखिए मृदा का निर्माण जो कि जैविक तथा रासायनिक ऊपर दिया हुआ है।
के कारण होता है। तो अगर हमारी जलवायु ही नहीं रहेगा, सब क्रियाएं नहीं हो पाएंगी, इसलिए इसमें जलवायु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो भिन्न प्रकार के जलवायु दशाओं में एक ही प्रकार के मूल चट्टानों से भिन्न भिन्न प्रकार के मृदा का निर्माण होता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। वनस्पति एवं जीव जंतु किस प्रकार से सहायक होते हैं? पेड़ पौधे जीव जंतु मूल चट्टानी पदार्थों को विकसित मृदा में बदलने की क्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। सड़े गड़े पेड़ पौधे तथा मृत जीव जंतुओं के अवशेषों से मृदा में जैविक अंश बनते हैं। अपघटक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं के सहयोग से जैव पदार्थ ह्यूमस के रूप में बदल जाते हैं। ह्यूमस से ही मृदा उपजाऊ बनती है। ह्यूमस के द्वारा ही वनस्पतियों और फसलों को पोषण मिलता है। देखिए, हमारे पेड़ पौधे जीव जंतु सब क्या होते हैं? मर जाते हैं। मर जाने के बाद क्या होता है? वे अवघटित होकर जो कि ह्यूमस का निर्माण करते हैं। उनके शरीर से क्या बनता है? ह्यूमस बनता है। यहाँ अपघटक तथा जैविक प्रक्रियाओं द्वारा जो है कि ह्यूमस का निर्माण होता है। ये ह्यूमस क्या करती है? मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, और उपजाऊ ह्यूमस ही वनस्पतियों और फसलों के पोषण में सहायक। और हम लोग मृदा परिच्छेदिका मतलब मिट्टी का कटान देख लेते हैं। पूर्व विकसित मृदाओं के लंबवत परिच्छेद में गठन, रंग और पतले ऊपर के एक बिछी होती है। देखिए, जो हमारी ऊपर का परत है, ये हमारा क्या है? ह्यूमस है। ये मृदा का ऊपरी परत है। इसी में हमारे पेड़ पौधे जीव जंतु क्या होते हैं? सभी रहते हैं। ह्यूमस में जो छोटे छोटे जीव रहते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन पोषक तत्व इसी से प्राप्त करते हैं। मृदा के परतों के विन्यास को मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। जो ये परत का निर्माण हो रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं? मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। ऊपरी परत को ऊपरी मृदा, दूसरी परत को उप मृदा। ये ऊपरी परत को क्या कहते हैं हम लोग? ऊपरी मृदा। हमारी दूसरी परत को उप मृदा। तीसरी परत को अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ। ये अपक्षयित हमारा मूल चट्टानी पदार्थ है। चौथी परत को मूल चट्टान कहते हैं, और चौथी परत हमारा है मूल चट्टान कहलाता है। हम लोग आगे देख लेते हैं। ऊपरी परत की ऊपरी मृदा ही वास्तविक मृदा की परत होती है। देखिए, जो ऊपर वाला परत है वही हमारा वास्तविक मृदा कहलाता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ह्यूमस तथा जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। उस ऊपरी परत में क्या पाए थे? ह्यूमस तथा जैव पदार्थ पाए जाते हैं। सबसे ऊपरी ह्यूमस और उसके नीचे जैव तत्वों की प्रधानता होती है। दूसरी परत में उप मृदा होती है, जिसमें चट्टान के टुकड़े, बालू, गाद, चिकनी मिट्टी होती है। तीसरी परत में अपक्षयित मूल चट्टानी पदार्थ तथा चौथी परत में मूल चट्टानी पदार्थ होते हैं। हम लोग आगे देख लेते हैं। हम देखते हैं मृदा अपरदन मतलब मृदा का कटाव। मिट्टी की ऊपरी परत मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी संसाधन है। हमारी मिट्टी को ऊपरी परत जिसमें ह्यूमस पाया जाता है, वो मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी संसाधन है। मनुष्य और जीव जंतु अपने कार्यों के द्वारा मृदा के विनाश का कारण बनते हैं। मनुष्य और सभी जीव जंतु अपने किए गए विभिन्न कार्यों द्वारा मृदा का क्या करते हैं? ह्रास करते हैं या विनाश करते हैं। इनके कारण मृदा या तो कट कर बह जाती है, या नष्ट या अनुपयोगी हो जाती है। इनके कारण या तो मृदा हमारा कट कर पानी में बह जाएगा, या तो नष्ट हो जाएगी, या तो उपयोग करने लायक नहीं रहेगा। मृदा पदार्थों के अत्यधिक विनाश और कटाव की इस प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। हम लोग क्या? मृदा पदार्थों के अत्यधिक विनाश, कटाव की इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। प्राकृतिक शक्तियों या मानवीय क्रियाओं से मृदा के आवरण को हटाने की को मृदा अपरदन कहते हैं। देखिए, प्राकृतिक शक्तियाँ जैसे वायु, पानी और मानवीय क्रिया जैसे खेती कर रहा है, अत्यधिक दोहन कर रहा है, मृदा के ऊपरी परत को क्या कर देगा? हटाने की क्रिया ही हमारा क्या है? मृदा अपरदन है। मृदा अपरदन के कारण हम लोग देख लेते हैं। मृदा अपरदन किस कारण होता है?
मृदा को सबसे बड़ी क्षति अपरदन के कारण होती है। हमारे मिट्टी को सबसे बड़ी क्षति किसके कारण होती है? अपरदन मतलब कटने के कारण होती है। जब भूमि से वनस्पति का आवरण हट जाता है तो मृदा को ऊपरी परत ढीली पड़ जाती है। जब हम लोग भूमि पर से क्या वनस्पति पेड़ पौधों को काट देते हैं तो क्या होता है, मिट्टी क्या हो जाता है, ऊपरी पर ढीला पड़ जाता है। तेज हवा के साथ मृदा के कण बह जाते हैं और तेज अगर वर्षा हुई और ऊपर पेड़ पौधे नहीं हैं तो क्या हो जाएंगे, ये सब बह जाएंगे और तेज हवा के साथ उड़ जाते हैं। और तेज अगर हवा चाहिए तो क्या करेंगे, तो हवा के साथ उड़ जाएंगे। पशुओं की अत्यधिक चराई, वनों के अंधाधुंध कटाई के कारण मृदा अपरदन होता है। और पशुओं की अत्यधिक चराई, अगर पशु चल रही हैं तो उनके खुरी से, वनों के अंधाधुंध कटाई से हमारा मृदा अपरदन होता है। इसके अतिरिक्त अत्यधिक उर्वरकों का उपयोग, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग तथा अनियंत्रित सिंचाई के कारण उपजाऊ मिट्टी बेकार होती जा रही है। देखिए, इसके अतिरिक्त हम लोग क्या करते हैं, खेतों में अत्यधिक रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, अनियंत्रित सिंचाई भी बहुत ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण हमारी मिट्टी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। हम लोग देखते हैं मृदा संरक्षण। मृदा मानव के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी हमारे मानव के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है, प्रकृति द्वारा दिया गया संसाधन है। यह विभिन्न प्रकार के जीवों का भरण पोषण करता है। यह विभिन्न का सभी प्रकार के जीवों का भरण पोषण करता है। मृदा अपरदन से विनाशकारी बाढ़ें आती हैं। अगर हमारी मिट्टी कट जा रही है तो इससे क्या होगा, बाढ़ आने लगेंगी, फसलों के उत्पादन में रुकावट आएंगे और हमारा फसल भी नहीं पैदा होगा, भूमि वनस्पति विहीन हो जाएंगी और हमारा ज़मीन क्या होगा, पेड़ पौधों के बिना हो जाएगा। अतः इसका संरक्षण आवश्यक है, हमें इसका सुरक्षा करना आवश्यक है। मृदा संरक्षण से तात्पर्य उन विधियों से जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकते हैं। मृदा हम लोग संरक्षण की विधियाँ जैसे पेड़ पौधे लगाना, वनों का संरक्षण करना, यही सब है। आइए हम लोग विधियाँ देख लेते हैं। पहला विधि है वनों का संरक्षण। वृक्षों की जड़ें मृदा पदार्थों को बांधे रखती है। हमारा पेड़ पौधे की जड़ें क्या करती है, मिट्टी को आपस में जकड़े रहती है। वृक्षों की सड़ी गली पत्तियां मृदा को उपजाऊ बनाती है, इसलिए वनों का संरक्षण आवश्यक है। और वे पेड़ पौधे की पत्तियां सड़कर क्या करती है, ह्यूमस का निर्माण करती है, इसलिए हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए मृदा को बचाने के लिए। हम लोग आगे देख लेते हैं वृक्षारोपण। वृक्षारोपण मतलब हमें अत्यधिक वृक्ष लगाना चाहिए, पेड़ पौधे लगाना चाहिए। नदी घाटियों, बंजर भूमियों तथा पर्वतीय ढालों पर वृक्ष लगाना मृदा संरक्षण को महत्वपूर्ण उपाय है। देखिए, नदियों घाटियों में, बंजर भूमि पे, पर्वतीय ढलानों पर भी वृक्ष में लगाना चाहिए। ये सब क्या करते हैं, मिट्टी को संरक्षित करते हैं, कटने से बचाते हैं। इसके द्वारा मरुस्थलों के विस्तार को रोका जा सकता है। हम लोग अत्यधिक वृक्षारोपण करेंगे तो हमारा जो है कि मरुस्थल मतलब बालू का विस्तार भी नहीं होगा, रेगिस्तान का विस्तार नहीं होगा। हम लोग तीसरा देखते हैं भूमि उद्धार। जल द्वारा बड़ी उबड़ खाबड़ भूमियों को समतल बनाकर मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। हम लोग उबड़ खाबड़ जमीन को क्या करें, समतल बनाकर हम लोग उसको मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। नियोजित चराई। अत्यधिक चराई के कारण मृदा की परत ढीली पड़ जाती है, जिसके कणों को वायु उड़ा ले जाती है या जल बहा ले जाती है। तो नियंत्रित चराई पर रोक लगाना चाहिए। देखिए, हम लोग अधिक चराई करते हैं तो उसके हमारे जानवरों के खुरों से क्या होता है, मिट्टी ढीली पड़ जाती है और ये पानी में बह जाएगी, हवा में उड़ जाएगी। इसलिए हमें अनियंत्रित चराई पर क्या करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। बाढ़ नियंत्रण। हम लोग बाढ़ पर नियंत्रण करना चाहिए। बाढ़ों से जल प्रवाह के वेग के कारण मिट्टी के बह जाने से मृदा अपरदन में वृद्धि होती है। बाढ़ आता है तो क्या करता है, नदी के किनारे वालों तट को काटता रहता है और मिट्टी को बहाते रहता है। अतः हमें उस पर नियंत्रण करना चाहिए। अतः नदियों पर छोटे छोटे बांध बनाए जाना चाहिए
ताकि प्रवाह का वेग कम होने से अपरदन कम हो। सीढ़ीदार खेत बनाना, हम लोग क्या करना चाहिए, सीढ़ीदार खेत बनाना चाहिए। पर्वतीय ढालों पर मृदा संरक्षण के लिए सीढ़ीदार खेत बनाना अधिक उपयोगी होता है। पर्वतीय ढालों पर जिसे अदम कटान ढाल लगातार है तो हमें उस पर क्या करना चाहिए, सीढ़ीदार एक के परत एक लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा मृदा का अपरदन, मृदा का कटाव नहीं हो, क्योंकि ढाल से बढ़ती मिट्टी समतल खेतों में जमा हो जाती है। फसलों में फेरबदल, सतह में क्या करना चाहिए, फसलों में फेरबदल, हमें फसल चक्र का उपयोग करना चाहिए। मतलब मृदा को उर्वरता को बनाए रखने के लिए फसलों को बारी बारी से बदल कर बोना चाहिए। देखिए, मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए हमें एक ही प्रकार की फसल बार बार नहीं उगाना चाहिए। अगर हम झकड़ा फसल उगा हैं तो हमें मूल फसल उगाना चाहिए, उसमें फसल में बार बार हमें चेंज करना चाहिए। हम लोग प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न उत्तर के लिए हम लोग निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। किस प्रक्रिया द्वारा चट्टानों के टूटे पदार्थ अपने मूल स्थान पर संग्रहित होते हैं? किसके द्वारा? अपने अपरदन के कारण या अपक्षय के कारण? अपक्षय के कारण। निम्न में से किस क्षेत्र में पवन अपने कार्य को संपन्न करती है? निम्न में से किस क्षेत्र में पवन अपने कार्य को संपन्न करती है? मरुस्थलीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, समुद्र तटीय क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्रों में। तो हमारे इसमें कौन सा सही है? क, मरुस्थलीय क्षेत्र में। मृदा को उपजाऊ बनाने के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो मृदा को उपजाऊ कौन सा तत्व बनाता है? मूल चट्टानी पदार्थ नहीं बनाता है, जलवायु भी नहीं बनाता है, मनुष्य भी नहीं बनाता, हमारा कौन सा बनाता है? ह्यूमस बनाता है। अगला, अधिक स्थानों की पूर्ति कीजिए। जब कोई चट्टान बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के टुकड़ों में टूट जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अपक्षय कहते हैं। सभी प्रश्न उत्तर का जो कि वीडियो मैं आपको अलग दूसरे वीडियो में बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोगों को उसका लिंक आई बटन में, इंड स्क्रीन दोनों में दे देंगे। ये जैसे ही वीडियो समाप्त होगा उसके इंड स्क्रीन और ऊपर आई बटन में उसका लिंक रहेगा, उस पर क्लिक कर तुरंत उस वीडियो को देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। गर्व से कहें हम सब भारतीय हैं।